हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैड अबाउट बायो। आई एम शिवानी। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। राइट स्टूडेंट्स, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में से हम आपका एक चैप्टर जो सबसे ज्यादा लेंथी है, आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो पूरा हम चैप्टर देखो फिनिश कर चुके हैं। अब हम सीरीज में आप लोगों के एक करके सारे चैप्टर्स फिनिश करेंगे एंड सीरीज हम बच्चों सेम रहेगी। आने वाले जैसे ही हमारा विद इन अ वीक चैप्टर फिनिश होगा, एवरी संडे एक लाइव सेशन में हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी फिनिश करेंगे, उसके बाद हम आपका प्लांट फिजियोलॉजी पे आएंगे। राइट, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर स्टार्ट करते। अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आपको पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी से, तो हम कंप्लीट यहाँ पे ह्यूमंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस आखिरकार होता कैसे है। तो बच्चों सबसे पहले ना आपको ये जो वर्ड लिखा हुआ है डाइजेशन, ये आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे इस चैप्टर को समझने से पहले। अभी डाइजेशन की अगर मैं एक नॉर्मल आप लोगों से डेफिनेशन पूछती हूँ कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे मैम डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर। मीन्स आपने क्या बोला कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, हम जो फूड आप खा रहे हो उसको स्मॉलर स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कराना। बिकॉज जो हम फूड खाते हैं वो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलेस्ट फूड मटेरियल में कन्वर्ट करने को ही हम बोलते हैं आपका डाइजेशन। अब जो आप फूड ले रहे हैं वो क्या है, बेसिकली आपके एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, है नहीं है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, वो सारे के सारे केमिकल सब्सटेंसेस, आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब आपका न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है। तो द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन योर फूड आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। एंड इसी प्रोसेस को द प्रोसेस, द सम ऑफ टोटल ऑफ प्रोसेस, वो सारे प्रोसेसेस बाय विच, जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म उन सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करते हैं जो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए या मेंटेनेंस के लिए, आपकी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जो सारे सब्सटेंसेस, जो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं या फिर जो सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड है, उन सब्सटेंसेस के लेने के प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं आपके न्यूट्रिशन। राइट, तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस एंड न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस। तो जो भी आप फूड कंपोनेंट खा रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। अच्छा, आपका फूड लेने का एक सिंपल फंडा ये होता है कि आपको फूड से क्या चाहिए, एनर्जी आप लोगों को चाहिए होती है, चाहिए होती है एनर्जी सभी स्टूडेंट्स को। तो एनर्जी आपको कब मिलेगी, जब आप फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। एनर्जी बनाने का काम किसका होता है, आपके सेल का। सेल ही तो कन्वर्ट करता है ना, आपकी सेल ही तो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो सेल को एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिएगा, फूड चाहिएगा। अब सेल आपके फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो नहीं ले सकता है, वो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, बहुत सारे ऑर्गन। पता है सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको पता है आपकी पूरी बॉडी सेल की मिलके बनी हुई होती है। अब सेल्स मिलके जब एक ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू, उसी को हम बोलते हैं आपका टिश्यू। टिश्यू से मिलके बनते हैं बेटा आपके ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन से मिलके बनते हैं आपके पूरे ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से ही बनता है क्या, एक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बच्चों, ये एक ऑर्गन सिस्टम है। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गन्स जब एक सिस्टम के अंदर मिलके एक टाइप के फंक्शन कर रहे हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा बहुत सारे टाइप के सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि पहला मैंने आपका जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि लास्ट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ा, पूरा न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ा है वहां पे। न्यूरल सिस्टम जिसमें आपका स्पाइनल कोड, आपका ब्रेन, आपकी न्यूरॉन्स, ये सब इन्वॉल्व रहती हैं। एक होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सारे के सारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को संभालता है। ठीक है, एक होता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक होता है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है बच्चों आपका एंडोक्राइन सिस्टम।
बेटा ह्यूमन जो फिजियोलॉजी है ना, ये आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स के बारे में ही पढ़ते हो। पहला सिस्टम आज के लेक्चर में जो हम आपका पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। न्यूरल सिस्टम हम आपका ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, जो आप फूड ले रहे हैं उस फूड को सिर्फ और सिर्फ सिंपलेस्ट पार्ट में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, वो यहाँ पे पढ़ा जाता है। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या आता है आपको पता है, आप इनहेल करते हैं क्या ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को आपके कौन कौन से ऑर्गन्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, जैसे आपके लंग्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, आपका ब्लड इसके अंदर इन्वॉल्व है, बिकॉज ब्लड ही तो पूरी बॉडी के अंदर आपके ऑक्सीजन को लेके जाता है। अब ब्लड पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कैसे होता है, ये पूरा का पूरा बच्चा आप लोग पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि आपका जो हार्ट है वो पूरी बॉडी के अंदर आपके ब्लड को पंप करता है। किसके थ्रू आपका ब्लड पंप होता है, ब्लड आपने सुना होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरा का पूरा सिस्टम आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में बच्चों क्या पढ़ते हैं, जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हो, फूड को डाइजेस्ट करा दिया, कॉम्प्लेक्स से सिंपलेक्स में कन्वर्ट करा दिया, लेकिन उस डाइजेशन प्रोसेस में कुछ वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। जैसे कोई भी रिएक्शन करता है ना, तो रिएक्शन में एक बाई प्रोडक्ट जरूर निकलता है। तो ऐसे ही जो बाई प्रोडक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से प्रोड्यूस होता है, उन बाई प्रोडक्ट को आपकी बॉडी से एलिमिनेट कराने के लिए कौन कौन से सिस्टम्स रिक्वायर्ड हैं, वो सिस्टम्स आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पढ़े जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट बचता है बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आपकी पूरी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस कैसे होता है, वो सारी चीजें कि कौन कौन से ऑर्गन किस टाइप के हार्मोन्स रिलीज करते हैं अपने अंदर से, उन हार्मोन्स का काम कैसे होता है, आपकी बॉडी को कैसे इफेक्ट कर रहा है, वो सारा हम लोग पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। आई होप ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको समझ में आया होगा कि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर बेसिकली करते क्या है। यहाँ तक समझ में आया सबको, ये बताओ जल्दी से। चलो अब यहां तक हमारा फिनिश हुआ, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो बच्चों, अब मैंने आपको बताया सिस्टम आप लोगों को समझ में आएगा। सिस्टम का अगर कोई भी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे जो सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बच्चों दो टाइप के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, एंड एक होती है इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जैसे मैं यहाँ पे नोट्स बनवा रही हूँ ना बच्चों, एज इट इज आपको करना है, सेम जैसे मैं लिखवा रही हूँ ना ऐसे ही आप लोगों को ये नोट डाउन करते चलना है। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स आते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का आपका ध्यान रखना है, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होगी आपकी माउथ से एंड इट विल एंड अप टू द एनस, एनस तक ही एंड होगी। अब माउथ के बाद इसके अंदर नेक्स्ट ऑर्गन आता है आपका ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस के बाद आएगा स्टमक। ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है, एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब कॉन्टिन्यूस ट्यूब होती है। जैसे कि स्टार्टिंग में यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये माउथ है, माउथ ही आगे जाके क्या बन रहा है आपका ईसोफेगस में कन्वर्ट हो रहा है। फिर ईसोफेगस आपका किससे कनेक्टेड है, स्टमक से कनेक्टेड है। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे वाइडेस्ट पोर्शन है, वाइडेस्ट पोर्शन जो जे शेप ऑर्गन है स्टमक होता है वो। फिर स्टमक के बाद आता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है यहाँ पे एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है माउथ से एंड इट विल एंड अप टू द एनस तक, ये आपकी एंड होती है, राइट। अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स के अंदर आएगा आपका द फर्स्ट वन जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे लीवर, एंड द सेकेंड वन पैनक्रियास। ये हमारा होने वाला है टॉपिक्स पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ पढ़ेंगे, पूरी ओरल कैविटी के बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे। इसोफेगस क्या होता है, स्टमक कैसे वर्क करता है, कौन सी उसकी ग्लैंड्स, लेयर सब पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, लीवर, पैनक्रियास। तो ये आप लोग कंटेंट मान सकते हैं कि दिस इज द कंटेंट ऑफ योर चैप्टर। पूरे चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं कि इन सब ऑर्गन्स के अंदर आपके फूड का कि किस पार्टिकल का, फूड के किस पार्ट का डाइजेशन होगा। बिकॉज आप में फूड में कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, सब कुछ है। अब माउथ के अंदर इस
पूरे फूड कंपोनेंट में से किस पार्ट का डाइजेशन होगा। इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, स्टमक के अंदर किसका डाइजेशन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किसका होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किसका होगा। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आपके इन पार्ट्स के अंदर। यहां तक सब बच्चों को समझ में आया, ये बताओ अब जल्दी से। अब आता है बच्चों डाइजेशन इज ऑफ टू टाइप। डाइजेशन के डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलेस्ट फूड मटेरियल। कॉम्प्लेक्स को सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करने का ये एक आपका मैकेनिज्म है। अब डाइजेशन टू टाइप से हो सकता है। एक होता है आपका इंट्रासेलुलर एंड अनदर वन इज योर एक्स्ट्रासेलुलर। अब इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर में डिफरेंस क्या है वो आप जान सकते हैं। देखो इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड द सेल, मींस विद इन द सेल जो आपका हो रहा है, विद इन द सेल। और अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा सेलुलर मींस आउटसाइड द सेल जो होगा। अब इंट्रासेलुलर किसके अंदर होता है वो देखो। एग्जाम्पल्स मैं आपके यहाँ पे लिखवा रही हूँ, एक्स्ट्रा सेलुलर के एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ। ये वाली चीज आपने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा होगा। एनिमल किंगडम के अंदर पहला फाइलम होता है आपका पोरीफेरा, फिर आता है आपका सिलेंट्रेटा एंड आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस। इन सब के अंदर होता है विद इन द सेल डाइजेशन। जो सेल के अंदर की डाइजेशन हो जाता है वहीं पे सेल फूड ले लेगा, वहीं पे उसकी एनर्जी बना लेगा। लेकिन आउटसाइड द सेल के बाहर अगर डाइजेशन हो रहा है वो आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेके कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स आएंगे सब के अंदर होगा एक्स्ट्रा सेलुलर। अब बच्चे लोग आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है ह्यूमंस के अंदर किस टाइप का डाइजेशन पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन समझ में आया क्या है कि ह्यूमंस के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है या फिर इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा या इंट्रा, किस टाइप का डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसका आंसर आप लोगों को करना है। डन यहां तक सारी चीजें। चलो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पार्ट्स क्या क्या आते हैं वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया है अच्छे से। एलिमेंट्री कैनाल का को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन। एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन सब बच्चों को समझ में आता है, ये बताओ पहले। एम्ब्रियोनिक लेयर्स आप लोगों को पता है 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो उसी बेसिस पे कि आपके एलिमेंट्री कैनाल का कौन से पार्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। बिकॉज आप लोग जब 12th क्लास में आएंगे तो वहां पे आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि एक जाइगोट से जो एक पूरा फीटस बनता है तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के आपके क्या होता है एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। इनसे ही पूरा आप लोगों के अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट किस लेयर से डेवलप हुआ है। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट किस लेयर से डेवलप हुआ है उस बेसिस पे। तो एलिमेंट्री कैनाल को हमने यहाँ पे किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन। समझ में आया ये चीज, एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन। चलो वो सब बच्चों को पता है ये वाले पार्ट्स भी जब बेबी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तभी डेवलप होते हैं। तो पहला पार्ट आता है इसके अंदर आपका फोरगट। पहला आएगा आपका फोरगट, फिर आएगा आपका यहाँ पे मिडगट एंड द लास्ट वन इज योर हिंडगट। ये नोट्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। हिंडगट फोरगट को ही हम बोलते हैं स्टोमोडियम, स्टोमोडियम। मिडगट को हम बोल सकते हैं आपका मीजोडियम। हिंडगट को हम आपका बोल सकते हैं प्रोक्टोडियम। ये नाम आप लोगों को याद रखना है।
अब देखते हैं इनका ओरिजिन क्या कहाँ से हुआ। अगर मैं बात करूँ आपका फोरगट के बारे में, बेटा फोरगट का जो ओरिजिन हुआ है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन है। एक्टोडर्मल, आपको पता है एक्टो सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे अंदर वाली एंडो और बीच वाली मीजो। तो जिसका ओरिजिन एक्टोडर्म से हुआ है उसको हम बोलेंगे फोरगट। अब जिसका ओरिजिन आपका किससे हुआ है, एंडोडर्म से हुआ है, उसको बोलेंगे आपका मीजोडियम। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका नाम मीजोडियम है तो मीजोडर्म से नहीं बना है ये आपका एंडोडर्म से बना है। और अगर प्रोक्टोडियम के बारे में बात कर रही हूँ तो इसका भी ओरिजिन बेटा आपका एक्टोडर्मल ही है। So origin is also ectodermal. चलो अब हम पार्ट्स देख लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आप लोगों के आएंगे। टाइप करें, देखो सबसे पहला इसके अंदर आता है आपका एक्टोडर्म से जिसका ओरिजिन हुआ है आपकी बक्कल कैविटी, मीन्स आपका पूरा माउथ वाला पार्ट, या फिर इसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। पूरी ओरल कैविटी का जो ओरिजिन है वो बच्चा आप लोगों का एक्टोडर्म से हुआ है। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन पार्ट आपका ईसोफेगस, ईसोफेगस का ओरिजिन भी एक्टोडर्म से हुआ है। आपके स्टमक का ओरिजिन भी आपका किससे हुआ है, एक्टोडर्म से हुआ है। इसके साथ साथ आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट्स होता है, डियोडनम, जेजुनम, इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है डियोडनम, डियोडनम इसका जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है, बाकी जो पार्ट्स का ओरिजिन है वो एंडोडर्म है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी तो यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन इसका जेजुनम और इलियम वाला पार्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर बचा हमारा एक्टोडर्मल वाला लास्ट वाला, हिंडगट में आपका आ जाएगा एनल कैनाल एंड एनस। बताओ ये क्लासिफिकेशन समझ में आया सब बच्चों को। मैंने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, कि कौन सा आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट किस लेयर से बना हुआ है। अब आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग का आपका माउथ, आपका इसोफेगस, आपका स्टमक, और आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट वाला पार्ट है सिर्फ और सिर्फ डियोडनम वाला पार्ट, ये सब एक्टोडर्म से बने हैं, ये सब एक्टोडर्म से बने हैं। और बीच वाला पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ वो एंडोडर्म से बना है। सिर्फ इसको याद रख लो आप लोग कि एंडोडर्म से क्या बना है, आपकी इंटेस्टाइन्स आपकी एंडोडर्म से बनी है। बाकी जितना भी पार्ट है आप लोगों का वो सब एक्टोडर्म से बना है, लेकिन नाम बच्चों अलग अलग हैं। मिडगट जो बीच में आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एंड वाला पार्ट हिंडगट जिसके अंदर एनल कैनाल एंड एनस आता है। बताओ यहां तक समझ में आए पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों को। अब हम एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट आपका ओरल कैविटी यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पूरी ओरल कैविटी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम आपका ओरल कैविटी से। कहीं पे भी अगर आपको डाउट होता है तो आप साथ ही साथ मुझसे पूछ सकते हैं। इवन उसका जहाँ पे डाउट है, जिस टॉपिक में डाउट है, उसका टाइम स्टैम्प आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैम यहाँ पे मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, फिर मैं आप लोगों को उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में। देखो इसको भी हम पूरा आपका फ्लो चार्ट से समझेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी का आप मतलब समझो। पहले हमारे जो माउथ का पूरा इनर पोर्शन है, द इनर पोर्शन ऑफ द माउथ, माउथ के पूरे इनर पोर्शन को हम ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी बोलते हैं। अब माउथ के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, माउथ के अंदर आपके 2 पार्ट आते हैं। एक तो पूरा इनर पोर्शन जिसको हम बक्कल कैविटी बोल रहे हैं, इसके साथ साथ एक और पार्ट होता है वेस्टिब्यूल, और एक पार्ट क्या है आपका पूरा बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। अब आप सोचोगे मैम ये वेस्टिब्यूल क्या है। वेस्टिब्यूल क्या है, वेस्टिब्यूल एक स्पेस है जो आपके लिप्स और आपके गम्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, लिप्स और गम्स के जो बीच वाला स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। लिख लो आप इसको, स्पेस, और ये बहुत नैरो स्पेस होता है। इट इज अ वेरी नैरो स्पेस बिटवीन लिप्स एंड गम्स।
लिप्स और गम्स के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। अब बक्कल कैविटी क्या है? आपका पूरा इनर पोर्शन ऑफ माउथ, इनर पोर्शन ऑफ माउथ, माउथ के पूरे इनर पोर्शन को हम बोलते हैं आपका बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी को ना मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। कौन कौन सा? एक तो होगा आपका पैलेट वाला रीजन, मीन्स आपका जो माउथ है, माउथ का एक तो रूफ वाला पार्ट और एक फ्लोर वाला पार्ट। तो जो रूफ वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं पैलेट, और जो फ्लोर वाला पार्ट है जिससे आपकी टंग अटैच है, रूफ वाले पार्ट पे तो कुछ भी नहीं है और फ्लोर वाले पार्ट पे आपकी टंग अटैच है, तो उसको हम बोलते हैं आपका टंग वाला पार्ट। तो पैलेट वाला रीजन अगर मैं बात करूं तो पैलेट वाले रीजन को भी ना बेटा हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो पैलेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक हुआ आपका हार्ड पैलेट, एक होगा आपका सॉफ्ट पैलेट। अब ये हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट कैसे समझ में आएगा? पहले आप इसको एक बार पैलेट को लिख लो। पैलेट क्या है आपका? रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। और टंग कहां से अटैच होती है? फ्लोर ऑफ द माउथ। आपके माउथ के फ्लोर से अटैच होती है आपकी टंग। अब आप एक बार ना क्या करेंगे, आपका जो माउथ का जो फ्लोर वाला, जो रूफ वाला पार्ट है, सॉरी, रूफ वाले पार्ट को अपनी टंग से एक बार फील करके देखेंगे। जो आपका आगे वाला पार्ट है, एंटीरियर वाला जो आपका पार्ट है, एंटीरियर वाला पार्ट आपको कुछ कुछ हार्ड फील होगा। जो पोस्टीरियर मतलब जो पीछे वाला पार्ट है वो आपको थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट फील होगा। तो उसी बेसिस पे हमने पैलेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो हार्ड पार्ट आपका कौन सा है? आपका एंटीरियर पार्ट, मतलब जो आगे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं आपका हार्ड पार्ट, और जो आपका सॉफ्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं आपका पोस्टीरियर। अब ये हार्ड और सॉफ्ट क्यों होता है? ये सब क्या है? आपका पैलेट। यहाँ पे मैं आपको पैलेट बता, एंटीरियर मतलब ए फॉर आगे, पी फॉर पीछे, पी फॉर पोस्टीरियर, ऐसे आप याद रख सकते हैं अगर इसको आपको कंफ्यूजन है। अब ये हार्ड वाला पार्ट इसलिए हार्ड होता है बिकॉज इसके अंदर कुछ मस्कुलर रिजेस प्रेजेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं र्यूगी। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन आता है जरूर, ये जो हार्ड है वो क्यों है? बिकॉज इट बियर ट्रांसवर्स रिजेस लाइक स्ट्रक्चर्स, बिकॉज इट कंटेन ट्रांसवर्स रिजेस। अब ये ट्रांसवर्स रिजेस क्यों होता है यहाँ पे? ताकि आपके माउथ में जो फूड है, फूड को टीथ का काम क्या होता है? उसको कट करना, उसको चेविंग करने का काम, उसको ग्राइंडिंग ये सब करने का काम। फूड आपके माउथ से स्लिप ना हो जाए, आपके टीथ से बाहर फूड स्लिप ना हो जाए, इसलिए आपका जो ये हार्ड वाला आगे वाला एंटीरियर वाला पार्ट है इसको हार्ड बनाया जाता है। ये नेचुरली हार्ड है बिकॉज यहाँ पे ट्रांसवर्स रिजेस प्रेजेंट है। टू आप बोल सकते हैं कि आपके जो फूड की स्लिपिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए, आपका फूड स्लिप ना हो जाए माउथ से, इसलिए आगे वाला पार्ट हार्ड है बिकॉज इट कंटेन ट्रांसवर्स रिजेस विच इज नोन एज र्यूगी। पोस्टीरियर वाले पार्ट में ऐसे कोई रिजेस प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए वो पार्ट जो आपका सॉफ्ट होता है। बताओ यहां तक समझ में आया सबको या नहीं? क्लियर है यहां तक सारी चीजें? अब आते हैं हम टंग वाले पार्ट पे। टंग वाला पार्ट क्लियर करें अब हम। चलो एक बार मैं आप लोगों को इमेजेस दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, आगे वाला पार्ट हार्ड है। क्यों हार्ड है? बिकॉज इट कंटेन रिजेस। एंड पोस्टीरियर वाला पार्ट आपका सॉफ्ट है बिकॉज इट डू नॉट कंटेन एनी रिजेस, इसके अंदर कोई रिजेस प्रेजेंट नहीं होता है। चलो ये हमारा क्लियर हुआ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टंग वाले पार्ट को। एक एक चीज को ना हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। टंग आप लोगों को पता है कहां से अटैच होती है? इट इज अटैच टू द फ्लोर से अटैच होती है। अब किस पार्ट से अटैच है? जैसे कि सपोज करो ये आप लोगों की टंग है, ये आप लोगों का फ्लोर है ऐसे, ये आप लोगों का फ्लोर ऐसे टंग अटैच है। तो ये अटैच होती है एक फोल्ड के थ्रू, ऐसे नीचे एक फोल्ड होता है, इस फोल्ड को हम बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। दिस फोल्ड इज नोन एज लिंगुअल फ्रेनुलम। देखो यहाँ पे आपको फोल्ड दिख रहा है, दिस इज द फ्रेनुलम ऑफ टंग।
तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि आपकी जो टंग होती है वो किस फोल्ड से अटैच होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है टंग इज अटैच्ड टू फ्लोर ऑफ माउथ, माउथ के फ्लोर से अटैच्ड है, और वो भी किससे, विथ लिंगुअल फ्रैनुलम या फिर विद अ फोल्ड कॉल्ड लिंगुअल फ्रैनुलम। यहां तक क्लियर हुआ लिंगुअल फ्रैनुलम तक। अब लिंगुअल फ्रैनुलम के बाद इसके साथ साथ एक यहाँ पे एक इन्वर्टेड वी शेप फ्यूरो होता है, इन्वर्टेड वी शेप फ्यूरो होता है जिसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। इसी के अंदर एक इन्वर्टेड वी शेप्ड फ्यूरो होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या हम इसको बोलते हैं आपका सल्कस टर्मिनालिस। अब ये टर्म आप लोगों को अजीब लग रहे होंगे, लेकिन बच्चों आप लोगों को पता है अभी नहीं पढ़ोगे ना ये चीज, सोच लो नीट में भी नहीं आने वाली है। एमबीबीएस आप लोग करोगे ना तो एमबीबीएस में पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ती है, तो वहां पे हर एक टर्म याद करनी पड़ेगी। अभी से हैबिट बना लो ना इन टर्म्स को याद करने की, फिर आप लोगों को एमबीबीएस में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसलिए अभी से ये सब टर्म्स याद करके चलो। सल्कस टर्मिनालिस, तो सिर्फ दो हार्ड टर्म्स मैंने अभी बताई अब तक, एक तो लिंगुअल फ्रैनुलम और एक सल्कस टर्मिनालिस। जिस पार्ट से आपकी टंग अटैच है उसको बोलता है लिंगुअल फ्रैनुलम, उसके साथ साथ एक वहां पे वी शेप स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। अब ये सल्कस टर्मिनालिस का काम क्या होता है, इस सल्कस टर्मिनालिस का बच्चों काम ये होता है, ये आपकी टंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। सल्कस टर्मिनालिस आपकी टंग को दो पार्ट में डिवाइड करती है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करती है वो लिखो यहाँ पे। पहला पार्ट होता है आपका ओरल पार्ट, जो आगे वाला पार्ट है आपके माउथ का, एंटीरियर वाले पार्ट को हम बोलते हैं ओरल पार्ट। आप लिख लो इसको यहाँ पे एंटीरियर पार्ट। और एक होता है आपका यहाँ पे फेरेंजियल पार्ट। यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका आ जा सकता है कि आपके टंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ओरल पार्ट और फेरेंजियल, किसके थ्रू डिवाइड किया जाता है, सल्कस टर्मिनालिस। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, सल्कस टर्मिनालिस आपकी टंग को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, एंटीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं, फिर पोस्टीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं। एंटीरियर आगे वाला ओरल कैविटी वाला पार्ट, पीछे की साइड क्या आ जाएगा आपका फेरिंग्स। पता है ना यहाँ पे आपका एक विंड पाइप प्रेजेंट होता है फेरिंग्स, तो बेटा फेरिंग्स आपको याद रखना है, इससे याद रहेगा फेरिंजियल पार्ट। तो ये सल्कस टर्मिनालिस आपकी टंग को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ओरल पार्ट और फेरिंजियल पार्ट। दिस वन इज योर पोस्टीरियर पार्ट। बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं, यहां तक सब बच्चों को समझ में आया या नहीं। अगर समझ में आया है तो अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद टंग के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि टंग के अंदर कुछ पैपिलास प्रेजेंट होता है, पढ़े नहीं पढ़े, कितने टाइप के पैपिलास प्रेजेंट होते हैं। ये तो हमने पूरा टंग का अटैचमेंट देख लिया। टंग के अंदर एक वी शेप फ्यूरो होता है, आपकी जो टंग को क्या होता है आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक वी शेप फ्यूरो, ये रहा देखो इस टाइप से वी शेप फ्यूरो। आगे वाला पार्ट हो जाएगा आपका ओरल पार्ट और पीछे वाला पार्ट हो जाएगा आपका फेरिंजियल पार्ट। दिस वन इज योर फेरिंजियल पार्ट। अब इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि आपकी टंग के ऊपर कुछ पैपिलास होता है। पैपिलास का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इन पैपिला वर्ड का मतलब होता है लिटिल प्रोजेक्शन, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। आज के पार्ट में ना हम पूरा ओरल कैविटी फिनिश करने वाले हैं, पूरा टंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी, टंग की फंक्शनिंग मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आपका डेंटल फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पैपिलास के बारे में। पैपिलास बच्चों मैंने आपको बताया ज्यादा लिटिल प्रोजेक्शन, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होता है आप लोगों के टंग के ऊपर। अब पहला होता है आपका यहाँ पे वैलेट पैपिला, वैलेट का ही दूसरा नाम होता है सरकम वैलेट पैपिला। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा ये रहा, देखो दिस वन इज योर फर्स्ट वैलेट पैपिला। सेकेंड पैपिला होता है हमारा फिलीफॉर्म पैपिला। थर्ड चल अब कंटिन्यू करते हैं एक एक पैपिलास के बारे में पढ़ना। तो अगेन वही हम आपका फ्लो चार्ट बना के इसको पढ़ेंगे। टोटल मैंने आप लोगों को कितने पैपिलास बताए, 4।
चारों के नाम रिपीट करो जल्दी से। द फर्स्ट वन इज योर वैलेट पैपिला। वैलेट, इसका एक और नाम मैंने आपको बताया, तो एग्जाम में आपका वैलेट की जगह एक और नाम लिखा रह सकता है। दिस वन इज योर सरकम वैलेट, सरकम वैलेट पैपिला। सेकेंड आता है जो आपका फिलीफॉर्म पैपिला। हाँ, तो सेकेंड है आपका फिलीफॉर्म पैपिला। थर्ड वन इज योर फंजीफॉर्म पैपिला एंड द लास्ट वन इज योर फोलिएट पैपिला। इसको याद रखने का एक तरीका ये है VFQ। V फॉर वैलेट पैपिला, FQ मतलब फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट। फिली, फंजी, फो, फी फू फो भी आप इसको याद रख सकते। FIFUFO, FI से फिलीफॉर्म, FU से फंजीफॉर्म, FO से फोलिएट पैपिला आपको याद आ जाएगा। राइट बच्चों, चलो अब इनके बारे में लिख लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया द फर्स्ट वन इज योर वैलेट पैपिला, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आपका सरकम वैलेट पैपिला। ठीक है, अब सरकम वैलेट पैपिला का अगर मैं आपसे काउंट पूछूं कि आखिरकार ये टोटल कितने होते हैं, देर आर टोटल 8 to 12 इन नंबर। 8 से 12 टोटल आपके वैलेट प्रेजेंट होते हैं आपकी टंग में, एंड उनके अंदर टोटल 100 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी टेस्ट बर्ड्स होती है टोटल? 100 टेस्ट बर्ड्स होती हैं। एंड 100 टेस्ट बर्ड्स है तो बेटा इसीलिए हम इसको सबसे लार्जेस्ट पैपिलास बोलते हैं, इसी को सबसे लार्जेस्ट पैपिला हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से आ सकता है, विच वन इज द लार्जेस्ट पैपिला, एंड जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स होती हैं, एंड इवन कितनी टेस्ट बर्ड्स वहां पे प्रेजेंट होती हैं। यहां तक आ गया समझ में सब बच्चों को? चलो अब आता है हमारा फिलीफॉर्म पैपिला निकल के। ये सबसे लार्जेस्ट था तो ये वाला सबसे स्मॉलेस्ट होगा। एंड इसका एक और चीज, ये नियर द सेंटर प्रेजेंट होता है, जो टंग का सेंटर वाला पार्ट है ना, वहां पे ये आपका प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है। इसके साथ साथ मैंने बताया अब ये स्मॉलेस्ट पैपिला, तो इसके पास कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होती हैं, नो टेस्ट बर्ड्स। तो आपका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका ऐसा कौन सा पैपिला है जिसके अंदर कोई भी टेस्ट बर्ड्स नहीं होती हैं। अब टेस्ट बर्ड नहीं है तो काम क्या है फिर इसका? इसके पास टेक्टाइल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब कोई बताएगा इन टेक्टाइल रिसेप्टर का काम होता है? टेक्टाइल का मतलब होता है टच, जो टच को फील करते हैं, ये वो वाले आपके पैपिलास होते हैं। एंड आपको याद रखना है दीज आर द स्मॉलेस्ट पैपिला, ये सबसे स्मॉलेस्ट पैपिलास होते हैं। राइट, चलो अब आता है आपका फंजीफॉर्म। ये सेंटर में प्रेजेंट है, तो फंजीफॉर्म वाला आपकी टंग की टिप पे प्रेजेंट है, नियर द टिप ऑफ टंग। टंग की टिप पे आपका प्रेजेंट होता है। एंड इसके पास टोटल 5 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, कंटेन टोटल 5 टेस्ट बर्ड्स। अब ना एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगी, पहला क्वेश्चन मुझे याद है मैंने आप लोगों से आज का क्या पूछा है कि ह्यूमंस के अंदर किस टाइप का डाइजेशन पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर इंट्रा सेलुलर, वो आपको बताना है। अब सेकेंड क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगी जो आप चैट सेक्शन में ही मुझे बताएंगे। फोलिएट पैपिला का एक क्वेश्चन ये है, फोलिएट पैपिला आपके ह्यूमंस के अंदर डेवलप नहीं होते हैं, सो दीज आर अनडेवलप्ड इन ह्यूमंस, ये ह्यूमंस के अंदर अनडेवलप्ड रहते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीफ के जैसे दिखते हैं। देखो अभी मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये देखो इस साइड में आपको दिख रहा है ना यहाँ पे प्रोजेक्शंस, लेट मी चेंज द कलर, ये वाले दीज आर योर फोलिएट पैपिला। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ फोलिएट पैपिला, सबसे ज्यादा वैलेट पैपिला आपके 8 से 12 नंबर, यहाँ पे दीज आर योर फोलिएट पैपिला। एंड फिलीफॉर्म पैपिला मैंने आपको कहाँ पे बताया, आपके सेंटर में प्रेजेंट होता है। एंड आपका फंजीफॉर्म आपके टिप पे प्रेजेंट होता है, ये याद रहेगा सब। तो
तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से क्या है, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अगर मैं आपसे एक ऑर्डर पूछूं कि आप फिलीफॉर्म, ये जो पैपिलास है सारे के सारे, इनका ऑर्डर क्या है, सबसे लार्जेस्ट आपको बताना है कौन सा है। पहला क्वेश्चन आपको सबसे लार्जेस्ट या फिर एक अरेंज करना है आप लोगों को। सबसे पहले लार्जेस्ट, फिर उसके बाद आपका जो मीडियम साइज में आएगा वो बताना है, फिर आपको स्मॉलेस्ट बताना है, एंड सबसे लास्ट में तो हमें पता ही हमारा अनडेवलप्ड। चलो यहाँ तक आपको ध्यान होगा। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट में ही बताने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम ओरल पार्ट का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों का स्टार्ट करूंगी फंक्शन ऑफ टंग से। टीथ के बारे में देखेंगे हम, कितने टाइप के टीथ होते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, एंड टीथ, पूरा टूथ की स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी स्टिल डाउट रह जाता है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दे दूंगी, आप वो ज्वाइन करें एंड वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।